हम आयनिक इक्विलिब्रियम पे आते हैं। लेट अस स्टार्ट द आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम पे पहले क्वेश्चन लेते हैं, बीच बीच में बताता जाऊंगा कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या होती है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या कह दिया है, सीधे सीधे सॉल्ट दे दिया है। और किसका दिया है, वीक एसिड और वीक बेस का। तो हमें सीधे सीधे सॉल्ट दे दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का आ गया। और सॉल्ट किसका है, वीक एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट दैट पीएच इज इंडिपेंडेंट। इसकी पीएच इंडिपेंडेंट होती है, क्या क्या बोला था हमने, पीएच इज इंडिपेंडेंट ऑफ, नीचे लिख देता हूं, यहां हम लिख लेते हैं, पीएच इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन में दिया भी नहीं है, कंसंट्रेशन से कोई मतलब भी नहीं है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं इसका। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वीक एसिड के वीक और वीक बेस के सॉल्ट का पीएच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ pKw प्लस pKa माइनस pKb। जब भी हमारे पास Kb आता है माइनस आता है, चाहे कहीं पे भी देख लें, पीएच के फॉर्मूले में पीओएच कभी दे दे तो बात अलग है, ठीक है। तो पीएच अगर मुझे निकालना है, मुझे पता है क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है, इफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बोथ एसिड एंड बेस, दोनों का एसिड और बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट सेम है, ठीक है, दोनों का डिसोसिएशन कांस्टेंट सेम है, तो देयरफॉर हमारे पास क्या दिया है, Ka इज इक्वल्स टू Kb। अगर Ka Kb बराबर होगा तो दोनों का लॉग लेंगे तब भी सेम आएगा, यानी कहने का मतलब है pKa विल आल्सो बी इक्वल्स टू pKb। अब तो क्वेश्चन हो ही गया है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, pKb के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो pH कितना आ जाएगा, अगर हम pH देखें तो हाफ ऑफ 14 दैट इज 7, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 7। इस तरह के क्वेश्चन में हमारे पास सीधे सीधे हम कह देंगे आंसर 7। अब जरा देखते हैं ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यार 10 पावर माइनस 7 कैसे कह दूं यार, पानी थोड़ी है या कुछ और थोड़ी है, ये कैसे कहते हैं, वी डोंट नो। वीक एसिड का के जो है वो हमें नहीं पता, वो एक्सपेरिमेंट से आएगा। द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ BH शुड बी न्यूट्रल, आ गया ना, 7 आ गया, यानी न्यूट्रल होगा, ये तो कोई बात ही नहीं है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास 7 ही होता है। द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ BA इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, नहीं, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, ये अच्छा ऑप्शन है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है ना, कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ BA विल नाइदर हैव H प्लस नॉर OH माइनस, नहीं इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। अगर हमें याद हो तो हमने क्या देखा था, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा जब BA जो है, BA में अगर B प्लस और A माइनस का हाइड्रोलिसिस होगा, अगर तुम्हें याद हो तो B प्लस पानी के साथ हाइड्रोलिसिस करके क्या बना देगा, BOH, और साथ में बना देगा H प्लस, एंड A माइनस का हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बना देगा, AH, ठीक है, HA या HA भी लिख सकते थे, OH माइनस। तो H प्लस और OH माइनस तो रहेंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम है, ऐसा नहीं है कि ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये तो रहेंगे पर नेग्लिजिबल रहेंगे, वो बात हमें पता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन आया, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला लगाया, Ka बराबर था, इसलिए हमारे पास pH आ गया 7। तो हमें ध्यान रखना है किस तरीके पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, बात क्वेश्चन करने की नहीं, बात जल्दी करने की है। तो अगर आपने कभी इस टाइप का क्वेश्चन देखा तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू डालो, आंसर जाओ, ठीक है। जल्दी करने का हमारे पास प्रोसेस ये है, मेरे को तो समझाना भी पड़ रहा है इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। अब ये भी एक क्वेश्चन देखो, जल्दी करने की बात आई और अभी एक क्वेश्चन आ गया। अब बच्चे, बहुत सारे बच्चे तो सॉल्व करने लग जाएंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मेरे को देख के आना, हालांकि सॉल्व करूंगा पर देख के मेरे पास आंसर आ रहा है। पीओएच पूछा है, सबसे पहले ये याद रखें, पीएच पूछा है या पीओएच। पीओएच पूछा और किसका पूछा है, एसिड का। एसिड का पीओएच क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है भाई, पीओएच ऑफ एसिड इज ऑलवेज 7 से ज्यादा, पीएच 7 से कम, पीएच 7 से कम तो पीएच 7 से ज्यादा, तो एसिड का पीएच 7 से ज्यादा, एक ही ऑप्शन है सी, आंसर आ गया। दिखते ही हमारे पास आंसर लाने की ट्रिक हमें होनी चाहिए। फिर भी अब इस क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से सॉल्व कर लेता हूं कि हमारे पास इस येलो कलर ले लेता हूं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमें करने का, सॉल्व करने का तरीका क्या पता होना चाहिए। देखो हमारे पास क्या दिया है, HCl है। सबसे पहले हमारे पास HCl दिया है 100 ml 10⁻³ है।
तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, HCl को मिला दिया वीक एसिड में, तो HCl की फाइनल कंसंट्रेशन हमें निकालनी पड़ेगी। तो इक्विवेलेंट ऑफ HCl अगर करना चाहा तो इक्विवेलेंट ऑफ HCl बराबर इक्विवेलेंट ऑफ HCl इनिशियल, ये फाइनल। तो फाइनल में हमें मोलारिटी निकालनी है। फाइनल वॉल्यूम हमारे पास HCl के लिए कितना हो जाएगा, 1000, एन फैक्टर 1 है, कट जाएगा वैसे। इनिशियल मोलारिटी HCl की -3 और इनिशियल वॉल्यूम 100 ml, दोनों तरफ ml में लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोलारिटी कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास 100 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁴ m हमारे पास मोलारिटी आ जाएगी HCl की। ये HCl की मोलारिटी आई सॉल्यूशन में जाने के बाद। अब हम क्या करेंगे, जब Ha टूटेगा, ठीक है, Ha टूटेगा तो H+ और A-, हमें पता है कि बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की वजह से रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। तो H+ की वजह से अल्फा जो है वो कम हो जाएगा। तो जो भी है हम तो C अल्फा लिखते हैं, याद है H+ की वैल्यू C अल्फा, C- C अल्फा अगर तुम्हें याद हो, और C अल्फा प्लस C अल्फा। बट इसमें H+ की कंसंट्रेशन कहाँ से आएगी, एसिड से भी आएगी, प्लस H+, ये हमें ध्यान रखना है। और ये तो C अल्फा है, तो C अल्फा H+ के इक्वल है, करीब करीब बराबर है। तो केवल H+ से हम नहीं निकाल सकते, तो थोड़ा अंदाजा ले सकते हैं, 10 के लगभग आ रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड से हमारे पास, अगर मैं देयरफॉर में pH देखूं तो स्ट्रॉन्ग एसिड से कितना आ रहा है, 10 के लगभग आ रहा है। यहाँ से देखने पे 10 के लगभग आ रहा है, पर बिकॉज हमारे पास वीक एसिड की कंसंट्रेशन भी आएगी तो 10 से थोड़ा ज्यादा है, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि 11 आ जाएगा हमारे पास आंसर। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, देखते ही आंसर टिक करना है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये pH 10 किसकी वजह से है, ओनली बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसमें कंट्रीब्यूशन क्या होगा, इफ कंट्रीब्यूशन ऑफ weak acid is also involved, then हमारे पास pH करीब करीब, pH तो हमारे पास आ जाएगा 11, pOH सॉरी गलती कर दी ना, pOH आएगा, pOH यहाँ pOH, ठीक है। pH तो ठीक है 4 आएगा, उसमें कोई बात ही नहीं है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, क्वेश्चन pOH पूछ रहा है। तो pOH हमारे पास कितना आ जाएगा, 11। तो हमारे पास pH पहले कितना आ रहा था, pH हमारे पास यहाँ अगर हम देखें तो 10⁻⁴ के हिसाब से, कंसंट्रेशन के हिसाब से pH 4 आ रहा था, लिखना चाहो लिख दो, pH 4 आ रहा था, पर ओनली बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से। पर वीक एसिड को इन्वॉल्व किया तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से हमारे पास pOH कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। दिस विल बी द आंसर, पर डायरेक्ट कर देंगे, इतना दिमाग नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर डायसिडिक बेस, हमारे पास डायसिडिक बेस है AOH होल ट्वाइस, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ A2+ आयंस। तो देखते ही पता लगता है, हमें याद होना चाहिए, हमें क्या याद है, देखो एक तो पूरा सॉल्व करके मैं बताऊंगा, पर हमें याद होना चाहिए A2+ आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास किसके बराबर है, Kb2 के बराबर होती है, ये हमें याद रखना है, ठीक है, ये Kb2 के बराबर होती है। पर कैसे करेंगे, देयरफॉर इसको, ये तो हमारे पास हमें आंसर पता है, तो 2.2 × 10⁻⁷ आंसर C आ जाएगा। वैसे हम पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर, ये पहला मेथड बोल देते हैं, ये सेकंड मेथड अब हम ले लेते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड में हम, मतलब मेथड क्या, पूरा हम डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास AOH होल ट्वाइस है, ये पहला H+ जब रिलीज करेगा तो AOH प्लस OH-, ठीक है। थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं, इसके बाद AOH प्लस जो है फर्दर डिसोसिएट होगा, इट विल गेट डिसोसिएटेड फर्दर A++ OH-, ठीक है। लेट अस चेंज द कलर अगेन, पर्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहते थे, मान लो C है, C माइनस कुछ X गया, तो ये X बना, ये भी X बना, ठीक। अब ध्यान से सुनना, ये X है, इसका जब डिसोसिएशन Y हुआ, यहां से X का डिसोसिएशन Y, क्योंकि दोनों एक ही सोल्यूशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये Y और ये Y,
पर हमें पता है ये दोनों इक्वल है, OH माइनस ए के सोल्यूशन में तो x प्लस वाई और y प्लस एक्स। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास सेकंड वाली इक्वेशन में हम नेग्लेक्शन अगर यूज करें, यूजिंग नेग्लेक्शन, अगर मैं नेग्लेक्शन को यूज करता हूं तो हमारे पास क्या, सी के कंपेयर में जो डिसोसिएशन होता है वीक बेस का हमारे पास नेग्लिजिबल होगा। एक्स के कंपेयर में वाई नेग्लिजिबल है, एक्स के कंपेयर में वाई नेग्लिजिबल है, इस एक्स के कंपेयर में वाई नेग्लिजिबल है, इस एक्स के कंपेयर में वाई नेग्लिजिबल है। तो जब हम नेग्लेक्शन यूज कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखना जरा। अब हम यूज करेंगे तो हमारे पास हम निकालेंगे के ऑफ K2 मान लेते हैं, KB2 कह दें या K2 कह दें। तो K2 हमारे पास क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A2 प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय AOH प्लस। तो वैल्यू रख देंगे, A2 प्लस की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, Y इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, तो Y के बराबर, यानी Y क्या है हमारे पास। तो अगर मैं K2 बोलूं तो K2 कुछ और नहीं है, डाइप्रोटिक आयन की कंसंट्रेशन के बराबर है। ट्राइप्रोटिक होता तब भी याद रखना, K3 जो है A3 प्लस की कंसंट्रेशन के बराबर नहीं होगी अगर ट्राइप्रोटिक है, नहीं, K2 ही होगा, चाहे ट्राइप्रोटिक हो चाहे डाइप्रोटिक हो, हमेशा सिर्फ +2 वाला जो है K2 के बराबर होता है, +3 वाला K3 के बराबर नहीं आएगा, याद रखना है बात, ठीक है। तो हमारे पास सीधे सीधे आंसर आ गया डायरेक्ट, इतना मेहनत हमें करने की जरूरत नहीं है अगर हमें कंसेप्ट क्लियर। एग्जाम में टाइमिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, कलर वापस से मैं येलो कर लेता हूं। What will be the equilibrium constant for the reaction? ये रिएक्शन है हमारे पास, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, इसने ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, इसने H प्लस लूज किया, देखो ये इसका क्या बना, कॉन्जुगेट बेस। यानी अगर हमारे पास कोई एसिड है H2CO3, H2CO3 जब पहला H प्लस लूज करता है, फर्स्ट H प्लस लूज करता है, तो हम क्या लिखते हैं, K1 या Ka1 कह देते हैं। HCO3 माइनस जब ये सेकेंड H प्लस लूज करेगा, सेकेंड H प्लस लूज करेगा तो हमारे पास K2 आ जाएगा, दैट इज कार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन। तो ये सेकेंड H प्लस में हमारे पास K2 के बराबर आ जाएगा, क्लियर है। तो K2 विल बी इक्वल्स टू दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, गेटिंग माय पॉइंट। अब हमारे पास टाइट्रेशन आया। टाइट्रेशन शब्द का मतलब क्या है, व्हाट यू मीन बाय टाइट्रेशन। 0.1 m और 100 ml CaCO2 is titrated against 0.025 m NaOH. The pH at equivalence point will be, equivalence point पे हमें pH पूछ लिया। तो जब भी टाइट्रेशन शब्द आए, टाइट्रेशन शब्द का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। टाइट्रेशन का मतलब है रिएक्शन। अब एक एसिड एक बेस एक दूसरे को खत्म करेंगे, तो टाइट्रेशन जब भी, क्या, एक बात ध्यान रखना, मुझे NaOH का वॉल्यूम तो निकालना पड़ेगा, तभी तो कहानी होगी। क्योंकि क्या हुआ, देखो क्वेश्चन में क्या हुआ, इंपॉर्टेंट है इसमें कहानी है, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, टाइट्रेशन हुआ, यानी इक्विवेलेंस पॉइंट पे बात कर रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस ऑफ NaOH यानी बेस इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ CaCO2, वीक एसिड के इक्विवेलेंस के बराबर। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, इक्विवेलेंस में हमें मोलारिटी दी है तो मोलारिटी वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, यहाँ पे मोलारिटी इसलिए मोलारिटी वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। अब मोलारिटी NaOH की हमारे पास कितनी है, 0.025, वॉल्यूम हमें V निकालना है NaOH का, ये फाइनल वॉल्यूम नहीं है, एन फैक्टर 1 है। मोलारिटी इसकी कितनी है 0.1, वॉल्यूम कितना है 100 ml, एन फैक्टर कितना है 1। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 अपॉन ये आ जाएगा 400 ml। एक बार चेक करो, देखो ये आ जाएगा 1000 ऊपर, तो ये 100 इंटू 100 और अपॉन 25, 25 4 100, 400 ml आ जाएगा। आप चेक कर लेना, शुरू में इधर का ml में लिया है, राइट का ml में लिया है, तो LHS का भी ml में लेंगे, ठीक है। ये हम करेंगे, ये हमें ध्यान रखना। नाउ वॉल्यूम 400 ml हमारे पास आ गया है। अब क्या करें, अब हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले ये बात ध्यान रखें कि जैसे आपके पास वॉल्यूम आ गया है, आप फाइनल वॉल्यूम भी तो निकालोगे। फाइनल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एसिड और वॉल्यूम ऑफ बेस, वॉल्यूम फाइनल हो जाएगा। वॉल्यूम फाइनल होगा 100 ml प्लस 400 ml, दैट इज 500 ml। अब रिएक्शन हमारे पास क्या हुई, NaOH ने जब एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करी तो क्या बना,
CH3CONA, रिएक्टेंट पूरे खत्म हो जाएंगे इक्विवेलेंस पॉइंट पे, ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ। हालांकि हाइड्रोलिसिस होगा वो बात की बात है, ठीक है। तो हमारे पास ये बना सॉल्ट। तो सॉल्ट का वॉल्यूम कितना है 500 ml, सॉल्ट का वॉल्यूम 500 ml है। कैसे, सॉल्ट का वॉल्यूम हमारे पास इतना है। सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी एक बार बताओ, सॉल्ट की कंसंट्रेशन निकालनी है। तो अब मेरे को ये पता है इसके इक्विवेलेंस, वीक एसिड के इक्विवेलेंस, यानी अब मैं वापस से कलर चेंज करने जाके आइडिया है, ठीक है। तो इक्विवेलेंस जितना एसिडिक एसिड होगा वो पूरा खत्म होगा, NaOH तो ऊपर से डालना है, तो या NaOH के भी बराबर कर सकते थे। इक्विवेलेंस ऑफ CH3COH इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट। तो यहां मैं इक्विवेलेंस ऑफ NaOH भी लिख सकता था चाहता तो, ठीक है। तो इधर मैं लिख सकता था इक्विवेलेंस ऑफ NaOH, किसी से भी कर लो क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। तो इसकी इक्विवेलेंस क्या है, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। सॉल्ट की मोलारिटी हमें निकालनी है इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, क्योंकि पीएच निकालना है तो मोलारिटी निकालनी पड़ेगी। मैं इसको एक लाइन में भी कर सकता था, पर मुझे एक्सप्लेन करना है तो मैं फास्ट करने के लिए प्रोसेस ध्यान रखना होगा कि फास्ट कैसे करें। इसकी मोलारिटी हमें निकालनी है, वॉल्यूम कितना है 500 ml, एन फैक्टर कितना है 1, तो फाइनल मोलारिटी कितनी आ जाएगी, ये आएगा 1/50। 1/50 हमारे पास फाइनल मोलारिटी आ जाएगी। अब हम फाइनल मोलारिटी आने के बाद पीएच का फॉर्मूला लगा देंगे। पीएच पूछा है इक्विवेलेंस पॉइंट पे, पीएच सॉल्ट ऑफ, किसका सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट है इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, पीएच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ pKw। वीक एसिड है तो pKa आएगा, एसिड है तो K आएगा, बेस होता तो Kb आ जाता। तो वीक एसिड इसलिए pK प्लस log C, इसमें दोनों पॉजिटिव आते हैं। हाफ ऑफ pKw 14, pK हमारे पास 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये रहा 10⁻⁵ इसका लॉग लेंगे तो pK कितना आ जाएगा, pK 5 आ जाएगा, ठीक। प्लस log C, log C कितना है, log ऑफ 1/50। सॉल्व करेंगे तो लगभग हमारे पास क्या आएगा 8.65 आएगा, ठीक है, लगभग 8.65 हमारे पास आएगा। तो इसका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हमने किया और हमने प्रॉपर फॉर्मेशन से सॉल्ट को बना के हमने पीएच को निकाल दिया। log 1/50 को कैसे निकालोगे, log a माइनस log b। log 50 को लिख दोगे log 5 प्लस log 10, यानी हमारे पास log 5 होता है 0.7, log 10 1, तो ये आ जाएगा -1.7। देख लो, कर दो 14 प्लस 5, ठीक है। log 5 कितना बोला था 0.7 माइनस में, और log 10 -1.7। तो सॉल्व करेंगे, विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, दैट इज 8.65 हमारे पास आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन में याद रखना कि यहाँ पे ये डायरेक्ट का क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट का। ये क्वेश्चन जो हमारे पास है, इंक चेंज करते हैं, येलो, ठीक है, रेड ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे टाइट्रेशन हुआ, यानी ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ सॉल्ट है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ सॉल्ट। तो अगर हमने अभी अभी ध्यान दिया, देखो हमने पहला क्वेश्चन क्या किया, ये हमने पहला क्वेश्चन किया, ठीक है। ये हमारे पास HCl को वीक एसिड के साथ मिक्स किया, ये रहा सॉरी डायरेक्ट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था सॉल्ट का, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस सीधे सॉल्ट दिया हुआ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। और ये हमारे पास इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन में थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, हमारे पास रिएक्शन लिखनी पड़ती है, फाइनल वॉल्यूम निकालने पड़ते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ सॉल्ट, इसमें आपको रिएक्शन करनी पड़ेगी, इक्विवेलेंस यूज करने पड़ेंगे और प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। गेटिंग, इतने टफ लेंथी नहीं आते, पर ये क्वेश्चन इजी फॉर्मेट में कहीं दे सकता था। वो फाइनल वॉल्यूम बोल देता आपको तो 500 आ रहा है, इसका वॉल्यूम दे देता, तो इसका वॉल्यूम दे देता तो क्वेश्चन इजी हो जाता, तो आपको ये करने के लायक हो जाता, ठीक है। अगर इसका 500 वॉल्यूम दे देता तो फिर ये सिर्फ इधर वाला पार्ट आपको सॉल्व करना पड़ता, ये येलो में जो मैंने किया वो नहीं करना पड़ता। गेटिंग। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंटेनिंग इतना एसिड पर लीटर वाज कंप्लीटली। तो 1 लीटर में यानी 1000 ml में 49 ग्राम हमारे पास किसका है, एसिड का। हमें कितना चाहिए, सैंपल 100, तो 100 में कितना होगा, 100 ml में हो जाएगा ये 49
इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम। तो ये एसिड का हमारे पास आ गया वजन, यानी 100 सेंटीमीटर क्यूब एसिड लिया, तो ये तो एसिड के लिए हो गया, इतना एसिड हमारे पास आ गया। तो जब भी हमारे पास एसिड बेस आए हमें ये ध्यान रखना है पर लीटर में इतना है तो 100 सेंटीमीटर क्यूब में हम इतना निकाल लेंगे। सिंपल एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन है, हालांकि थोड़ा सा ट्रिकी है, आपने अगर जल्दीबाजी कर दी तो आपका इनफैक्टर गलत आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास NaOH के लिए कितना दिया है, 500 ml में, सेंटीमीटर क्यूब या सीसी या ml एक ही बात है, 500 ml जो है उसमें हमारे पास 20 ग्राम NaOH होता है, 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है। तो हमें कितना बोला है, 50 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 50 ml में कितना हो जाएगा, 50 ml में हो जाएगा 20 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 500 ग्राम NaOH। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 जीरो हो गए, 4.9 बचा, ये 2 जीरो हो गए, 10/5 2 ग्राम। ठीक, तो हमारे पास क्या हुआ नाउ, अब कलर चेंज कर देता हूं मैं, आसानी रहेगी समझने में। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों के इक्विवेलेंस बराबर कर रहे हैं। अब हम 50 सेंटीमीटर क्यूब का वजन निकाल चुके हैं, ये रहा, और 100 सेंटीमीटर क्यूब में भी वजन निकाल चुके हैं एसिड का, दैट इज 4.9 ग्राम। ठीक है, तो दोनों के इक्विवेलेंस बराबर कर देंगे। इक्विवेलेंस ऑफ एन एसिड इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ बेस। बेस एसिड को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर रहा है या खा रहा है, तो हमारे पास मास दिया, इसलिए मास वाला फॉर्मूला लगा देंगे। छोटी छोटी बातें ध्यान रखें, पूरा प्रॉपर सॉल्व करें, गलती होने के चांसेस कम करें। अगर आपकी सिली मिस्टेक्स हो रही है तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो ये 4.9 ग्राम हमने निकाला, मोलर मास 98, एन फैक्टर हमें निकालना है। एन फैक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। एसिड की बेसिसिटी क्या होगी, बेसिसिटी का मतलब है एन फैक्टर ऑफ एन एसिड। एसिड का एन फैक्टर कितने बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है एसिड, वो बेसिसिटी है। ठीक है, एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिटी, तो एन फैक्टर के बराबर होगा वो। ठीक, तो मास कितना दिया है 2 ग्राम, NaOH का हमारे पास मोलर मास 40, एन फैक्टर NaOH का 1। जरा सॉल्व करते हैं, हमारे पास कितना आता है, देखो ये यहाँ पे 1/20 आ रहा है, यहाँ पे 120 है, 1/20 आ रहा है, तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा 1, तो आंसर डी आएगा। जल्दीबाजी में किया तो गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एसिड की कहानी लिख दी, कलर वापस से चेंज कर रहा हूँ, रेड पे आ जाता है। ठीक है, हमने सबसे पहले यहाँ एसिड की कहानी लिख दी, यहाँ बेस की कहानी लिख दी कि 50 ml में कितना बेस आ रहा है और 100 ml में कितना एसिड आ रहा है। दोनों को न्यूट्रलाइज किया तो दोनों के इक्विवेलेंस बराबर कर लिए, क्योंकि यहाँ हमारे पास वजन आ गया था इसका 4.9 ग्राम और इसका हमारे पास मास आ गया था 2 ग्राम। तो दोनों का मास हमने रख दिया, मास वाला इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लेके एन फैक्टर हमारे पास कितना आ गया, एन फैक्टर 1 आ गया। 1 इज द करेक्ट आंसर। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चे गड़बड़ करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, तो थोड़ा आइडिया मैंने लिया। सबसे पहले तो एक बात बताऊं, ये रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन लिखते हैं, अमोनिया प्लस HCl गिव्स NH4 प्लस Cl माइनस, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि रिएक्शन क्या दी है। मैं कहता हूं यार, अमोनिया को है ना, अमोनिया को NH4OH की फॉर्म में लिख लेना चाहिए कई बार। तो अगर मैं NH4OH की फॉर्म में लिखता तो मेरे पास क्या आती रिएक्शन, NH4OH यानी बेस जो है, पानी में H2 ऐड कर दिया। ठीक है, पानी में हमारे पास जो है अमोनिया जो है हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा ही, तो हमारे पास HCl के साथ एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे। अब थोड़ा सा समझ में आएगा कि सॉल्ट बनेगा, अब तुम्हें थोड़ा सा चमकेगा कि सॉल्ट बनेगा। ठीक है, अच्छा, तो सॉल्ट बन रहा है, एसिड प्लस बेस मिला के सॉल्ट बन रहा है। तो अगर मैं सॉल्ट की इक्वेशन लिखूं, ये तो हमारे पास सॉल्ट का रिवर्स है। ठीक है, सॉल्ट हाइड्रो, ये सॉल्ट है। अब देखना, सॉल्ट प्लस वाटर का अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो याद करो, नाउ मैं कलर चेंज करता हूं सबसे पहले, और सॉल्ट प्लस वाटर का मैं रिएक्शन लिखता हूं। अगर मैं NH4Cl प्लस वाटर, वैसे तो मुझे देखते पता लग गया A और B आंसर है, क्योंकि अगर मुझे इतनी कहानी याद है
तो मुझे पता है कि जब भी मैं सॉल्ट का देखता हूँ, देखो मेरे को क्या पता है, NH4Cl में से सबसे पहले Cl माइनस हटा दो। अगर तुम्हें कहीं पे भी कष्ट है ना, Cl माइनस स्पेक्टेटर आयन, ठीक है, तो स्पेक्टेटर आयन है Cl माइनस, तो Cl माइनस हटा दोगे तो भी समझ में आ जाएगा। बताता हूँ कैसे समझ में आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी रिवर्स रिएक्शन लिख रहा हूँ। तो NH4 प्लस का जब पानी के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, NH4OH प्लस H प्लस। वो वही बात है, ऊपर वाली रिएक्शन को रिवर्स किया और Cl माइनस हटा दिया। कैसे, देखो NH4Cl था, Cl जो है हमारे पास क्या है, Cl हमारे पास स्पेक्टेटर आयन है। स्पेक्टेटर आयन को हमने क्या किया, हटा दिया, ये हटाया, ये हटाया, तो ये रिएक्शन आ गई अगर तुम ध्यान से देखो, ठीक है। तो NH4 प्लस का हाइड्रोलिसिस किया, यानी इस रिएक्शन को, ऊपर वाली रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे। मैं एक मिनट यार, मैं कलर चेंज कर रहा था, हुआ नहीं, ये रहा। इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो ये रिएक्शन आ गई, ठीक है। अब मुझे समझ में आ गया हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है। तो जब हमारे पास वीक बेस का हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वीक बेस, जब वीक बेस का हाइड्रोलिसिस होता है तो हमारे पास KH क्या होता है, KH को अगर मैं लिखूंगा KW अपॉन क्या लिखेंगे, हाँ, KH बराबर क्या होगा, KW अपॉन बेस है इसलिए K भी आ जाएगा। तो हमारे पास A तो आंसर है ही, A तो दिख ही गया। ऑल्सो हमें क्या पता है, ऑल्सो हमें पता है कि अगर हमारे पास कभी भी कौन आ जाए, दो कॉन्जुगेट एसिड बेस आ जाए, ये अमोनिया है और ये इसका कॉन्जुगेट है, तो ऑल्सो फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी, कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी, कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी में होता है KB अगर मेरे पास अमोनिया का है इनटू Ka अगर मेरे पास NH4 प्लस का है, कॉन्जुगेट एसिड बेस के लिए है, ये KW के बराबर होता है। यानी KW इधर ले आओ, K नीचे आ जाएगा तो B भी आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा, A एंड B दोनों हमारे पास आंसर होंगे। एक बार वापस से समझते हैं शुरू से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जैसे ही मैंने इस रिएक्शन को देखा मुझे समझ में नहीं आया, तो सबसे पहले स्पेक्टेटर आयन हटा दो। आप लोग क्या करेंगे, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं सबसे पहले स्पेक्टेटर आयन हटा देता। देखो मैं हटाता हूँ, ये Cl माइनस हटा दो, हटाओ, इस Cl माइनस को भी हटा दो, तो तुम देखोगे कि अमोनिया प्लस H प्लस गिव्स NH4 प्लस, यानी हाइड्रोलिसिस का रिवर्स है, हाइड्रोलिसिस का रिवर्स है। यानी हमारे पास जो रिएक्शन है उसमें अमोनिया की जगह मैंने NH4 प्लस ले लिया, तो अमोनिया की जगह मैंने NH4 प्लस ले लिया। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखिए डरने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास रिएक्शन है, अमोनिया जो है H प्लस के साथ रिएक्ट करके NH4 प्लस बना रहा है, और अगर सॉल्ट, ये हमारे पास रिएक्शन है बेस और ये हमारे पास है एसिड, बेस प्लस एसिड सॉल्ट। अगर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन लिखे तो क्या लिखते हैं, यहां से इसका उल्टा हम लिखेंगे तो इसका उल्टा आ जाएगा, NH4 प्लस सॉल्ट है, सॉल्ट अपना H प्लस रिलीज कर दे, अमोनिया बनाया प्लस H प्लस बनाया, तो ये सॉल्ट है और सॉल्ट ने H प्लस रिलीज कर दिया, ये सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हो गया। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के लिए हमें क्या पता है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के लिए हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ये हमारे पास सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का रिवर्स होता है। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की रिवर्स रिएक्शन दी है, तो रिवर्स रिएक्शन के लिए हमारे पास आंसर A एंड B आ जाएगा, तो आंसर बेसिकली इज C। गेटिंग माय पॉइंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। The pH of 0.1 m solution of the following compounds increase in order। तो pH के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। देखो हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, इसका pH सबसे कम होता है, तो हमारे पास जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना कम pH होगा, वी ऑल नो दैट। तो सबसे पहले अगर कोई मुझसे HCl बोलेगा तो मैं बोल दूंगा यार स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का pH क्या होगा, pH यहाँ पे आ जाएगा मिनिमम, सबसे कम होगा।
अब स्ट्रॉन्ग एसिड के बाद हमारे पास बी और डी ऑप्शन में कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच सबसे कम होगा। इसके बाद मैं ऑप्शन देखता हूं NH4Cl या NaCl कोई भी ले लेते हैं। तो NH4Cl अगर मैं ऑप्शन लूं तो NH4Cl जो है इसमें एक तो है अमोनियम आयन और एक है Cl माइनस आयन। ये जो भी स्ट्रॉन्ग से हमारे पास आयन आता है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, जो भी स्ट्रॉन्ग से आयन आता है इसे कहते हैं स्पेक्टेटर आयन। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग का मतलब है जो पानी में किसी से रिएक्ट ना करे, 100% टूट जाए, मतलब स्ट्रॉन्ग का आयन पानी में किसी से रिएक्ट ना करके या पानी से रिएक्ट ना करे, बेसिकली Cl माइनस पानी के साथ हाइड्रोलिसिस ना करे। देयर आर टू टर्मिनोलॉजीज, एक है हाइड्रेशन, एक है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रेशन का मतलब है पानी के मॉलिक्यूल Cl माइनस के आजू बाजू चिपक जाएंगे, पर Cl माइनस पानी से ना H+ छीनेगा ना OH माइनस छीनेगा। जबकि NH4+ जो है ये वीक से आया है। जो वीक से आयन आया है it will react with water, it will what it will do, react with water, ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा। तो पानी के साथ जब NH4+ रिएक्ट करेगा तो NH4+ जो है ये पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, ये पानी के साथ रिएक्ट करके इसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब है पानी के साथ रिएक्शन। हाइड्रेशन अलग है, हाइड्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोलिसिस, तो हमें ध्यान रखना है। तो NH4+ जो है NH4OH बना देगा, साथ में H+ निकालेगा, मींस हमारे पास यहां पे NH4Cl भी क्या होगा, एसिडिक होगा। और एसिडिक का पीएच क्या होगा, कम होगा, पर उतना भी कम नहीं होगा जितना HCl का है। तो एसिडिक होगा, पीएच कम होगा। अगला हमारे पास आता है NaCl। NaCl जो है ये बना Na+ आयन एंड Cl माइनस आयन। ये दोनों स्ट्रॉन्ग से आए, ये दोनों स्ट्रॉन्ग से आए, तो दोनों ही हमारे पास क्या, स्पेक्टेटर आयन, दोनों ही स्पेक्टेटर आयन। स्पेक्टेटर का मतलब है पानी के साथ रिएक्ट करके या हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे। तो स्पेक्टेटर आयन है, तो हमारे पास स्पेक्टेटर आयन पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा न्यूट्रल सोल्यूशन, दैट इज pH 7। ये न्यूट्रल सोल्यूशन हो जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हमारे पास इसका pH 7 आएगा। NaCN, जरा NaCN भी सॉल्ट है, NaCN आया कहां से होगा, Na+ एंड Cn-। तो Na+ तो स्ट्रॉन्ग बेस से आया, Cn- किससे आया, Cn- हमारे पास आता है HCl से, वीक एसिड से। वीक एसिड अगर हमारे पास है तो ये हाइड्रोलिसिस करेगा, यानी रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट विद वाटर। तो पानी के साथ कौन रिएक्ट करेगा, Cn-। अगर Cn- पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनाएगा, HCl साथ में OH- रिलीज करेगा, यानी हमारे पास इसका नेचर क्या हो जाएगा, इसका नेचर हमारे पास हो जाएगा बेसिक, बेसिक नेचर। तो बेसिक का पीएच सबसे ज्यादा, यानी आंसर डी हो जाएगा, बेसिक का पीएच सबसे ज्यादा। फिर न्यूट्रल यानी pH 7, फिर ये एसिडिक, ये वीक एसिड मान सकते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है। तो हमने चारों केस एनालिसिस, चारों केस के एनालिसिस के बाद हमने कह दिया कि हमारे पास आंसर आएगा बी। ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं नीट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन इंडिकेटर हैज अ पीके ऑफ 7.5। अगर कभी भी आपके पास इंडिकेटर आए तो समझ जाना इंडिकेटर इज बफर। इवन दो इस क्वेश्चन में कहीं पे लिखा हुआ है बफर टर्मिनोलॉजी, पर इंडिकेटर इज नथिंग बट अ बफर, ठीक है। इंडिकेटर एक तरह से बफर होता है। बफर का इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, और इक्विलिब्रियम में दो आयंस रहते हैं, एक सॉल्ट यानी एक आयोनाइज्ड आयन और एक अनआयोनाइज्ड आयन। जैसे अगर आपको याद है एसिटेट आयन और एसिटिक एसिड, वो एक बफर बनाता है, ठीक है। तो इंडिकेटर कोई बफर है हमारे पास जिसका पीके दिया हुआ है। याद है ना एसिटिक एसिड का, बताऊं एसिटिक एसिड का बफर में क्या होता है, अनआयोनाइज्ड आयन, एनायोनाइज्ड आयन। तो इन दोनों की प्रेजेंस होनी चाहिए। देखो ये वीक एसिड का क्वेश्चन भी हो सकता है, ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का भी क्वेश्चन हो सकता है। केवल CH3CO- पानी में डाले सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, केवल CH3COH पानी में डाले वीक एसिड का क्वेश्चन। अगर दोनों पानी में डाला है, मतलब दोनों कुछ कुछ अमाउंट में, कंसीडरेबल अमाउंट में है, ये 0.05 मतलब 1/10 के रेशियो में भी अगर दोनों है, या 1/10 है या 10, मान लो ये कह दूं 10 है और ये 1 है, यानी इसकी कंसेंट्रेशन 10 m ले लो, इसकी 1 m ले लो, तो भी हमारे पास ये क्वेश्चन बफर का है। ये 1 m है, ये 10 m है, तो भी ये बफर का क्वेश्चन है,
ठीक है। तो कंसीडरेबल कंसंट्रेशन होनी चाहिए। अगर कोई मुझसे कह दे यार कंसंट्रेशन इसकी हमने पानी में 0 डाली, इसका 0.1 डाला, तो ये हमारे पास सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है। कोई कह दे यार मैंने ये 0.1 m डाला और ये 0 डाला, तो यार मैं समझ जाऊंगा ये वीक एसिड का क्वेश्चन है। तो ये तीनों किसके क्वेश्चन है? ये तीनों तो हमारे पास बफर के क्वेश्चन है। ये हमारे पास सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है, वीक एसिड का क्वेश्चन है। अगर डायरेक्ट दे दिया तो ठीक है। तो हमारे पास पहले इस स्क्रीन को क्लीन कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या है? इंडिकेटर। तो हमें क्लियर होना चाहिए व्हाट इज इंडिकेटर। इंडिकेटर वर्क्स एज अ बफर। एज अ बफर हमारे पास इसका एक्शन होता है। एक्शन कैसा होता है? एज अ बफर एक्शन ये वर्क करता है। तो बफर एक्शन की तरह काम करता है, आगे पीछे जाता है एसिड बेस डालने पर। और बफर एक्शन कुछ लोग नहीं भी कहना चाहें तो कुछ यूं भी कह सकते हैं कि हमारे पास इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ ली-चैटलियस प्रिंसिपल। ली-चैटलियन भी यही है। जैसे हमारे पास बफर काम करता है वैसे ही ली-चैटलियन में भी हमने पढ़ा था। मान लो इंडिकेटर HIN, एसिडिक इंडिकेटर H+ दे रहा है और IN-। जैसे अभी अभी मैंने बताया था एसिटिक एसिड CSeCOH, तो CSeCOH में CSeCO- है और H+ है। इसी तरह यहाँ पे H+ और CSeCO- की जगह IN- आ गया। तो यहाँ पे अगर केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाए रिएक्शन कहा जाती है बैकवर्ड, तो रिएक्शन सप्रेस हो जाएगी। IN- की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रिएक्शन बैकवर्ड, HIN की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रिएक्शन कहां जाएगी? रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड। तो हमारे पास एक तरह से बफर की तरह काम कर रहा है या फिर ली-चैटलियस प्रिंसिपल यहाँ पे लग रहा है। चलो अब हम इस क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है। तो इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर में फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? बोलो भाई। फॉर्मूला लगेगा बफर का। बिल्कुल सही, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। पीके दिया हुआ है, पीएच बफर का दिया हुआ है। तो बफर का फॉर्मूला जब हम लगाएं, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। थोड़ा सा यहाँ मैं क्वेश्चन के साथ ही लिखता हूँ, अलग से नए पेपर पे नहीं लिख रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन दिखता रहे, जिससे हमें आसानी होगी क्वेश्चन को समझने में। ठीक है। तो HIN gives H+ IN-। हाँ है ना। अब मुझे अच्छे से पता है ये अगर बफर है तो बफर का फॉर्मूला होता है पीएच। एसिडिक बफर है तो पीएच, और बेसिक बफर होता तो बेसिक बफर का पीओएच फॉर्मूला हो जाता। pKa आएगा, एसिडिक बफर है, प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो अब ये कंसंट्रेशन ऑफ बेस और एसिडिक फॉर्म, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट हमारे पास क्या होता है? सॉल्ट एक तरह से हमारे पास कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? बेस। तो यहां पे मैं कह सकता हूं सॉल्ट की जगह कॉन्जुगेट क्या लिख दूंगा? बेस। सॉल्ट अपॉन एसिड, यही लिखते थे। सॉल्ट की जगह कॉन्जुगेट बेस लिख दिया, क्या गलत किया? ठीक है। तो पीएच हमें दिया हुआ है, पीएच की वैल्यू डालते हैं 6.5, इट इज गिवन टू अस। पीके इज आल्सो गिवन टू अस, दैट इज 7.5, प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड। तो इतना सारा बार बार लिख के मैं थक गया हूं, बेस अपॉन एसिड लिख रहा हूं। ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, जरा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बेस टू द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड फॉर्म हमें निकालना है, यही रेशियो हमें निकालना है। तो जरा देखें क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आएगा 7.5, इधर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 7.5 आ जाएगा, तो -1 बचेगा। तो -1 लॉग ऑफ क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ बेस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। लॉग उधर जाता है तो 10 की पावर में चला जाता है, तो 10 की पावर -1 आएगा। कंसंट्रेशन किसका? बेस अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन हमारे पास आंसर आ गया। बेस अपॉन एसिड, बेस टू द एसिड इज नथिंग बट 1/10। तो हमारे पास आंसर आया 1/10, यही आ रहा है। चेक कर लेते हैं एक बार कि हमारे पास पीएच कितना दिया हुआ है। पीएच 6.5 है, हमने वैल्यू रख दी है। पीके हमारे पास कितना है? 7.5 हमने वैल्यू लिख दी है। अब हमसे क्या बोल रहा है? इंडिकेटर का पीके दिया हुआ है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ। अब इंडिकेटर एसिडिक होगा क्योंकि पीके दिया है, तो इंडिकेटर एसिडिक कंसंट्रेशन ऑफ द बेस फॉर्म टू द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड फॉर्म। ये एसिड फॉर्म है और ये बेस फॉर्म है। ठीक है। इंडिकेटर की कंसंट्रेशन क्या हुआ? ये हमारे पास कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड, तो बेस अपॉन एसिड। तो सॉल्व किया, ये इधर आया, -1 आया, 10 की पावर -1, तो हमारे पास 1/10 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1/10। ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है 4 ग्राम ऑफ NaOH को हमने डिसॉल्व किया। कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, मार्कर ले लेते हैं। ठीक है। तो 4 ग्राम NaOH is dissolved in 500 ml of 0.4 m H2SO4।
NaOH को H2SO4 में डाला, ठीक है, डाइल्यूट किया गया। 30 ml of this diluted solution is withdrawn and maintained at 25 degree centigrade. The pH of this aliquot at 30 ml is, तो यार जो 3 लीटर का होगा, एक बात तो क्लियर है, एक बकेट भर के एसिड है, एक बकेट भर के एसिड है। अब इसमें से 1 गिलास पानी निकालूं या 2 गिलास पानी निकालूं, हमारे पास जो मिठास है पानी की वो सेम है। तो इसमें से अगर मैं थोड़ा सा 1 गिलास पानी भी निकालता हूं तो इसकी और इसकी पीएच सेम रहेगी, हमें क्लियर रखना है, ठीक है। तो 3 लीटर इसमें से 3 ml 30 ml ऑफ द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जो है उसका पीएच भी सेम रहेगा। तो मैं 3 लीटर का निकाल देता हूं, यानी आगे का क्वेश्चन मेरे लिए इररिलेवेंट है। यहां से यहां तक का मेरे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूं क्या न्यूट्रल हुआ, क्या हुआ। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस ऑफ NaOH, इक्विवेलेंस में हमने फॉर्मूला देखा था, अगर मास है तो मास का फॉर्मूला लगा देते हैं, इनटू n फैक्टर। मास कितना है हमारे पास 4 ग्राम, मोलर मास 40, n फैक्टर 1, एक OH है, 1/10 आ जाएंगे इसके इक्विवेलेंट्स। ये मिली इक्विवेलेंट्स नहीं है, इक्विवेलेंट्स है। अगर आपने मिलीलीटर को लीटर में चेंज नहीं किया तो आपके पास मिली इक्विवेलेंट्स आएंगे। जैसे हमारे पास ये मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू n फैक्टर, इसमें हमने लिखा मोलारिटी कितनी है 0.4, वॉल्यूम आधा लीटर। मेक श्योर दैट वॉल्यूम को कितना लिखो, आधा लीटर तुम लिखोगे, एंड n फैक्टर इज 2, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 0.4, ये आया ऊपर 0.1, इसके इक्विवेलेंट इसके 0.4, यानी बेस खत्म हो जाएगा एसिड में से। तो एसिड के इक्विवेलेंट्स में से बेस के इक्विवेलेंट्स माइनस कर देंगे, तो देयरफॉर हमारे पास फाइनल इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे, इक्विवेलेंट फाइनल ऑफ H2SO4 यानी एसिड। एसिड की जगह H+ ले लें, क्योंकि हमें H+ यानी पीएच ही तो निकालना है, तो H+ ले लेते हैं, ठीक है। पीएच निकालना तो H+ की इक्विवेलेंट लेना फायदेमंद होगा, गेटिंग माय पॉइंट। तो हमने क्या किया, H+ की इक्विवेलेंट्स ले लिए, इज इक्वल्स टू हमारे पास इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 माइनस इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। बड़ा इंपॉर्टेंट है इक्विवेलेंट को अप्लाई करना। तो फाइनल मोलारिटी निकाल दूंगा H+ की, वॉल्यूम फाइनल 3 लीटर है, n फैक्टर 1 H+ है, ठीक है। इसके बाद H2SO4 के इक्विवेलेंट हम निकाल चुके हैं, दैट इज 0.4 माइनस NaOH के इक्विवेलेंट दैट इज 0.1, 0.4 में से 0.1 गए, 0.3 बचा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, मोलारिटी ऑफ H+ इज इक्वल्स टू 3 नीचे आ जाएगा, तो कितना बचेगा 1/10 या 10 टू द पावर -1। तो पीएच कितना आ जाएगा 1, यानी हम अगर पीएच निकालें तो पीएच कैसे निकालते हैं, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ H+ आयन, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H+ आयन माइनस ऑफ लॉग ऑफ 10 पावर -1, 1 आ जाएगा। तो पीएच हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो 4 ग्राम NaOH को 500 ml सॉल्यूशन ऑफ 0.4 m H2SO4 सॉल्यूशन में मिलाया और सॉल्यूशन 3 लीटर बनाया, तो हमारे पास फाइनल अगर हम पीएच निकालेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, which of the following solution will have a pH greater than 7 at 298 Kelvin। अब इनमें से कौन से सॉल्यूशन का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पीएच 7 से ज्यादा है, यानी बेसिक सॉल्यूशन हमें पता करना है कौन बेसिक है। अब देखो कई बार बहुत जल्दी हमें करना चाहिए, 1 मिनट में अगर क्वेश्चन आ गया तो हमें कैसे करना है, इक्विमोलर अमाउंट ऑफ, अगर हमारे पास बफर आया और दोनों की कंसंट्रेशन है, ये देखो हमारे पास क्या है, वीक एसिड और ये क्या है, कॉन्जुगेट आ गया, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट आ जाए और दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, तो पीएच बराबर क्या आ जाएगा, पीके। क्या आ जाएगा, पीएच बराबर पीके, और पीके प्लस log 1 आ जाएगा। log दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, log 1 0, तो पीके के बराबर पीएच आ जाएगा, दैट इज 4.74। तो क्या इसकी पीएच 7 से ज्यादा आ रही है, नहीं आ रही है, ए ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन, सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग। हालांकि मैं सारे ऑप्शन एक बार पढ़ लूं उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। देखो मैं तुम्हें बताता हूं, अगर मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना होता, मान लो ये देख लिया, हाँ ये सॉल्व नहीं किया, ए सॉल्व नहीं किया और देख लिया, बी इक्वल वॉल्यूम NaOH को और HCl को मिलाया, तो HCl ज्यादा है एसिडिक है, पता लग गया। तीसरा ऑप्शन NH4OH और CH3COH, वीक बेस और वीक एसिड मिलाया, पीएच अप्रॉक्स 7 ही रहता है, ठीक है, तो 7 से ज्यादा चाहिए। डी ऑप्शन, सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय ऑन मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा है, यानी आंसर डी होगा। तो देख के हमारे पास आंसर आ गया। ऐसा नहीं है 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है, 1 मिनट का क्वेश्चन है, 1 मिनट में हम कर सकते हैं, तो 1 मिनट में क्वेश्चन बिल्कुल किया जा सकता है, पर मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं, वापस सुनना। पहला क्वेश्चन जब हमारे पास इक्विमोलर अमाउंट दे दिया तो मैं
एसिड दिया है, मैं कभी भी कह सकता हूं एसिड का पीएच 7 से ज्यादा नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। बी ऑप्शन में वापस से मैंने बताया HCl के इक्विवेलेंट ज्यादा है, HCl के इक्विवेलेंट ज्यादा है एसिडिक के, ये भी एसिडिक है, मैं चाहूं तो पीएच भी निकाल सकता था, पर ठीक है एसिडिक सॉल्यूशन है, पीएच 7 से कम है, ठीक है, दिस इज एसिडिक सॉल्यूशन, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन क्या है, मोलारिटी 0.4 और दोनों की इक्वल वॉल्यूम है, तो यानी एसिडिक सॉल्यूशन है। अब NaH4OH और एसिडिक एसिड को मिलाया, पीएच पीके और पीके भी बराबर है, यानी ये तो हमारे पास क्या था, सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस पीएच कितना होता है, पीएच होता है 7, इसका पीएच 7 होगा। नाउ हमारे पास इक्विवेलेंस ऑफ NaOH ज्यादा है, यानी NaOH ज्यादा है किससे, वीक एसिड से, अगर NaOH ज्यादा है तो यानी बेसिक नेचर का हमारे पास क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा, बेसिक सॉल्यूशन का हम पीएच क्या बोल सकते हैं, pH ग्रेटर देन 7 हमारे पास आंसर होगा, यानी आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। गेटिंग मामा? तो देख के मतलब आप 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, आप फटाफट ऑप्शन पढ़ते और देख लेते कि क्या ऑप्शन हमारे पास सुटेबल है या मोस्ट सुटेबल है, उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। A diprotic acid, अब diprotic दे दिया H2CO3 for which Ka1 is equals to 10 power minus 7, Ka2 is equals to 10 power minus 11, which solution will produce pH close to 9? Okay, अब सॉल्व करने बैठे तो निकल गई हमारे हाथ से, टाइम निकल जाएगा, नीट निकल जाएगा, हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें सबसे पहले pH 9, तो मेरे दिमाग में एक बात आई, मेरे को सबसे पहले पता होना चाहिए अगर मेरे पास एम्फीप्रोटिक हो, व्हाट इज एम्फीप्रोटिक, पहले समझा देता हूं। एम्फीप्रोटिक का मतलब हमारे पास होता है जो H+ ले भी सके और H+ दे भी सके, तो H+ एक्सेप्ट भी कर सके और H+ लूज भी कर सके, ठीक है, जो एक्सेप्ट भी कर सके और लूज भी कर सके, कौन कर सकता है, HCO3 माइनस, HCO3 माइनस अगर एक H+ लूज करेगा तो क्या बनेगा, CO3 माइनस, और एक H+ एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा, H2CO3। तो ये हमारे पास क्या है, एम्फीप्रोटिक। तो एम्फीप्रोटिक का देयरफॉर पीएच हम कैसे निकालते हैं, पीएच एम्फीप्रोटिक का निकालते हैं pK1 प्लस pK2 डिवाइड बाय 2। तो सबसे इजी मेरे पास यही लगा, मैंने कहा यार अगर मैं ए ऑप्शन सॉल्व करने लगा, एसिड का पीएच क्या 9 आता है क्या, 7 से कम आएगा, ये एसिड है, एसिड का पीएच हमारे पास क्या आएगा, pH विल बी लेस देन 7, हम समझ जाएंगे। सेकंड है Na2CO3, सॉल्ट है, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा फिर हम पीएच चेक कर पाएंगे, तो ये बड़ा मुश्किल सा हो गया था। ये हमारे पास एम्फीप्रोटिक आ गया, तो एम्फीप्रोटिक आते ही मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है, ये इजी है, ये मैं ओरली कर सकता हूँ। ओरली क्या किया, K1 आएगा 7, pK2 आएगा 11 by 2, यानी हमारे पास कितना आ रहा है 9। तो मैं देखते ही समझ गया कि यार एम्फीप्रोटिक जो है उसका पीएच मैं आराम से निकाल सकता हूँ। डी ऑप्शन पे आते हैं, डी ऑप्शन में हमारे पास बफर है, और बफर जो है उन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, यानी पीएच बराबर क्या आ जाएगा, अच्छा बफर क्या है, पहला H+ के साथ है, दूसरे H+ के साथ है, तो pK2 आ जाएगा, ठीक। तो ये बफर है, तो ये भी हमारे पास pK2 जो आएगा 11 आएगा, यानी यहाँ पे भी हमारे पास pH क्लोज टू कितना नहीं आएगा, pH क्लोज टू हमारे पास क्या नहीं आएगा, बोलो भाई, 9 नहीं आएगा, तो ये भी हमारे पास आंसर नहीं होगा। तो हमारे पास बफर है, किसका बफर है, NaHCO3 और Na2CO3 का, ठीक है। तो हमें क्लियरली ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्लियर है। तो अगर हमारे पास NaHCO3 आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि हमारे पास कहानी क्या है, हमारे पास कहानी है एम्फीप्रोटिक की, और एम्फीप्रोटिक के लिए पीएच क्या कर देंगे, डायरेक्ट निकाल लेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक। चलो, the pH of 10 to the power minus 10 m H2SO4 solution is approximately very dilute solution, dilute strong acid solution। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत डाइल्यूट है, पीएच 7 से ज्यादा हो नहीं सकती,
तो स्ट्रॉन्ग एसिड का हमने जब देखा था बिकॉज ऑफ H प्लस आयन प्रेजेंट इन वाटर, हमारे पास जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तो इसका पीएच हमें याद रखना है क्लोज टू 6.9 आता है। तो आंसर क्या आ जाएगा 6.96 या 6.9 हमारे पास पीएच आ जाएगा किसका, बहुत डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग, अगर बेस होता तो पीएच क्लोज टू 7 पॉइंट समथिंग, मतलब उस टाइप से आ जाता। ठीक, The solubility of silver chromate Ag2CrO4 is determined in 3 solvents। 3 सॉल्वेंट में हम solubility देख रहे हैं। अब देखो प्योर वाटर 0.1 m AgNO3 और 0.9 m K2Cr2O7, इवन दो ये ज्यादा है, लीच एट एल के अकॉर्डिंग हमें लगेगा यार ये ज्यादा आ रहा है, पर हमें सॉल्व कर लेना चाहिए। सॉल्व करे बिना हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले प्योर वाटर, तो प्योर वाटर में हम KSP यूज करके सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। Ag2CrO4 हमें दिया हुआ है। अब ये Ag2CrO4 जो है इसका इक्विलिब्रियम क्या बनेगा, दिस विल फॉर्म 2Ag प्लस CrO4 2 माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2S और यहाँ हो जाएगा S। ठीक है, तो पहले वाले का हमारे पास प्योर वाटर है, हम देख लेते हैं। यहाँ देखो प्योर वाटर जो है उसमें जितना होता है उतना ही आएगा। यहाँ तो हमने Ag प्लस डाल दिया, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी अकॉर्डिंग टू लीच एट एल प्रिंसिपल रिएक्शन कहाँ गई, बैकवर्ड, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, कम हो जाएगी। क्यों, ये कम डिसोसिएट होगा। क्यों कम होगा, वापस पहले वाले में तो नॉर्मली जितना होना चाहिए उतना ही होगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। दूसरे वाले में हमारे पास क्या होगा, Ag प्लस डाल रहे हैं यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, सॉल्युबिलिटी कंपेयर टू वाटर कम होगी। तो मैं ये क्लियर हूं कि S1 ज्यादा है, किससे, S2 से भी और S3 से भी। S1 सबसे ज्यादा है, तो S1 सबसे ज्यादा हमारे पास किस किस ऑप्शन में, एक तो C ऑप्शन है और एक D ऑप्शन। तो S1 सबसे ज्यादा हमारे पास C और D ऑप्शन में, क्योंकि C और D ऑप्शन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। अब हम सॉल्व कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 2, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 2 पे हम आ जाते हैं। तो 0.1 m AgNO3 मिलाया, तो 0.1 m ये मिला दिया। ठीक है, अच्छा याद रखना 0.1 के कंपेयर में 2s को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, वी कैन नेग्लेक्ट द 2s, इसको 0 मान लेते हैं। तो हमारे पास इसमें सॉल्व क्या होगा, KSP इज इक्वल्स टू कितना आएगा 0.1 का स्क्वायर इंटू s। KSP की वैल्यू डाल देंगे, तो KSP की वैल्यू थोड़ा इधर लिखता हूँ। ठीक है, KSP कितना है 9 इंटू 10 पावर माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0.01 इंटू s2 कह देते हैं इसको। ठीक, S2, ये S2 है, राइट। तो S2 हमारे पास कितना आ जाएगा, S2 विल बी इक्वल्स टू 9 इंटू 10 पावर माइनस 13। लेट अस चेंज द कलर अगेन, लेट अस डू इट ग्रीन कलर ले लेते हैं। ठीक है, थर्ड वाला करते हैं। तो हमारे पास क्या है, थर्ड वाले में वापस से Ag2CrO4 हम लिखेंगे। वापस से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2Ag प्लस CrO4 2 माइनस, लिखते क्या थे 2s, इसकी कंसंट्रेशन 2s और इसकी s प्लस कितना CrO4 2 माइनस दिया 0.9। एक मॉलिक्यूल को फोड़ेंगे तो एक CrO4 2 माइनस मिलेगा, तो 0.9। ठीक है, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो KSP डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, KSP का 9 इंटू 10 पावर माइनस 15 2 टू जा 4s स्क्वायर इंटू 0.9। तो अगर मैं 9 से 9 कैंसिल कर देता हूं तो मेरे को ये समझ में आ गया, मुझे ये पूरा क्लियर हो गया कि इसका S का वैल्यू यानी S3 जो है वो मेरे पास कितना आ रहा है। तो S3 मुझे निकालना है। देखो 9 से 9 गया, पॉइंट है, पॉइंट हटा या 10 लग गया 10 पावर माइनस 14। तो 10 पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट, तो 10 पावर माइनस 7 अपॉन 2। 10 पावर माइनस 7 अपॉन 2 को हम क्या कह सकते हैं 5 इंटू 10 पावर माइनस 8, यही आएगा। तो हमारे पास सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी आएगी, सबसे ज्यादा तो प्योर वाटर की आएगी, ये हम बात कर चुके हैं। इसके बाद सॉल्युबिलिटी किसकी आ रही है हमारे पास, इसके बाद K2CrO4 में आ रही है। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर पे Ag में आ रहा है, यानी S1 फिर S3 फिर S2, S1 फिर S3 फिर S2। आंसर क्या आ जाएगा, D आंसर आ जाएगा।
गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है? पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग दिस एंड NaOH। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वापस से अगेन देखो, H2C2O4 जो है ये पहला H प्लस रिलीज करेगा। पहला H प्लस जब रिलीज करेगा तो H प्लस और HC2O4 माइनस बनेगा। पर हम जानते हैं हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम ये मिटा भी सकते हैं, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कैसे करें। अगर मैं इसका पहला H प्लस देखूं H2C2O4 का, अगर ये सिर्फ पहला H प्लस निकाल रहा है तो NaOH को न्यूट्रलाइज करता हुआ दिख रहा है। कैसे? देखो, स्ट्रॉन्ग बेस जो है उठा उठा के इसके H प्लस को खींचेगा, तो क्या बनेगा? पहले बार पहला H प्लस खींचेगा, HC2O4 माइनस बनेगा, Na प्लस इसमें जोड़ देता हूं, प्लस वाटर, यही बनेगा, यानी सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसके इक्विवेलेंट्स निकालते हैं। इक्विवेलेंट्स हम कैसे निकालते हैं? हमारे पास मोलारिटी दी है तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, इसमें भी मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। अब मोलारिटी NaOH की हमारे पास कितनी है? 0.1। वॉल्यूम मिली इक्विवेलेंट्स निकाल लेते हैं क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया है 100, एन फैक्टर 1। इसकी मोलारिटी हम क्या लेंगे? इसकी मोलारिटी हम लेंगे 0.1, वॉल्यूम कितना लेंगे? 100 ml, एन फैक्टर 1 लेंगे। एन फैक्टर 1 क्यों लिया? क्योंकि यहां से यहां जाते वक्त इसने एक H प्लस का 1 H प्लस का ट्रांसफर किया, तो एक H प्लस का ट्रांसफर किया इसलिए एन फैक्टर 1 लिया। तो दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर है, यानी पहला H प्लस खाते NaOH फिनिश हो जाएगा। देयरफॉर ओनली HC2O4 माइनस विल बी रिमेनिंग। अगर केवल ये बचता है तो हमारे पास इट इज कॉल्ड एज एम्फीप्रोटिक। अभी अभी मैंने क्वेश्चन करा, एम्फीप्रोटिक बच गया तो पीएच कैसे निकालेंगे? सो पीएच का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, पीएच इज इक्वल्स टू pK1 ऑफ H2C2O4 pK2 ऑफ H2C2O4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 4 प्लस 10 upon 2, that will be 7. Very important and easy question। वापस से सुनना, पहला H प्लस NaOH खाएगा। यार एक बात बताओ, फर्स्ट H प्लस क्यों खाएगा? क्योंकि टेंडेंसी H2C2O4 की देने की ज्यादा है। तो जब तक ये सारे H प्लस नहीं दे देगा HC2O4 माइनस का नंबर नहीं आएगा। तो जब तक ये अपने पूरे H प्लस देता, ये NaOH पूरा खत्म हो गया, यानी इसके इक्विवेलेंट और इसके इक्विवेलेंट बराबर है, ये दोनों पूरा फिनिश हो जाएंगे। केवल और केवल सॉल्ट बचेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बचेगा, यानी सॉल्ट बचा, सॉल्ट एम्फीप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक का डायरेक्ट हम पीएच का फॉर्मूला लगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच फॉर द सॉल्यूशंस कंटेनिंग। अब देखो डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब HCONA, ठीक है, HCONA में पानी का हाइड्रोलिसिस जब भी होता है H प्लस छीनेगा तो OH माइनस, तो इसका P ये क्या है? बेसिक सोल्यूशन। बेसिक कैसे पता लगा? वापस से सुनो, HCO माइनस जो है वो पानी से रिएक्ट करेगा, Na प्लस नहीं करेगा। वीक का आयन पानी से रिएक्ट करता है, हमें ये याद रखना है। तो वीक का आयन पानी से रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनाएगा? HCOH प्लस OH माइनस। तो ये तो बेसिक हुआ, पहला वाला हमारे पास बेसिक आया। दूसरा बात NH4NO3, तो NO3 माइनस कहां से आया? HNO3, ये तो स्ट्रॉन्ग का आयन है, तो स्ट्रॉन्ग का आयन है, ये हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा, जैसे ये भी स्ट्रॉन्ग का है। तो NH4 प्लस हाइड्रोलिसिस करेगा, केवल NH4 प्लस हाइड्रोलिसिस करेगा, यानी NH4 प्लस जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? NH4OH बनाएगा, यही बनाएगा, प्लस H प्लस रिलीज कर देगा, यानी ये एसिडिक होगा। CH3CONH4 वीक एसिड और वीक बेस का आयन है, यानी पीएच इसका लगभग कितना होगा? तो थर्ड वाले का पीएच डायरेक्टली हम कह सकते हैं पीएच लगभग 7 होगा। तो इसका पीएच CH3CONH4 जो है, इसमें दोनों का हाइड्रोलिसिस होता है, इसका पीएच लगभग 7 होता है, हमें याद रखना है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच क्या होता है? पीएच लेस देन 7। तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो HCl, इसका पीएच सबसे कम होगा, यानी D सबसे कम होगा। तो D सबसे कम किसमें? A या C में। इसके बाद हमारे पास एसिडिक और कौन सा है? एसिडिक NH4
वाला पार्ट है NH4NO3, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, यानी B। तो हमारे पास सबसे कम D, फिर B, फिर C, फिर A। तो आंसर क्या आ जाएगा? C ऑप्शन। ये हमारे पास आंसर होगा। बिल्कुल इजी है, हमें ध्यान रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन क्वेश्चन, हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है, अभी भी नहीं आया, यू कैन कॉल मी, ठीक है, आप कॉल कर सकते हैं। आपके पास अगर मेरा नंबर नहीं है तो यू कैन टेक माय नंबर फ्रॉम प्रीतम सर या मोशन से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच फॉर द सॉल्यूशंस कंटेनिंग HCONA, NH4NO3, CSCCO, NH4 और HCl का हमारे पास ये ऑर्डर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Which of the following occur if 0.1 mole per liter solution of weak acid is diluted to 0.01 mole per liter at constant temperature? तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बिना H प्लस कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? C अल्फा। तो अल्फा नहीं पता या C नहीं पता, तो हम वीक एसिड को यहां से यहां तक डाइल्यूट कर दिया, तो कंसंट्रेशन तो पता है, अल्फा नहीं पता, तो हम इसको नहीं निकाल सकते। वी कैन नॉट कैलकुलेट दिस। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? पीएच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ वीक एसिड के पीएच का फॉर्मूला होता है पीके माइनस लॉग सी। लॉग कितना देगा? 10⁻²। तो पीएच बढ़ जाएगा। देखो फाइनल पीएच अगर मैं निकालूं और इनिशियल पीएच निकालूं तो कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। फाइनल पीएच हमारे पास कितना आएगा? हाफ ऑफ पीके जो भी होगा माइनस लॉग ऑफ 10⁻², और ऊपर 10⁻1 आएगा, तो यहाँ +2 हो जाएगा, यानी पीएच बढ़ेगा, घटेगा नहीं। गलत। के डिपेंड्स ओनली ऑन स्टोइशियोमेट्री। किस किस पे डिपेंड करता है? स्टोइशियोमेट्री एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, हाँ या ना। यानी हमें पता होना चाहिए कि अगर डाइल्यूट कर दिया तो ज्यादा आयनाइजेशन होगा, परसेंटेज आयनाइजेशन होगा, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, या अल्फा इंक्रीजेस। जब पानी मिला देंगे तो ज्यादा डाइल्यूट होगा कौन, या ज्यादा डिसोसिएट होगा वीक एसिड। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये याद रखना है, ठीक। तो पीएच इनिशियल निकालना चाहो तो मैं निकाल देता हूं, ठीक है। सॉरी, इसको मिटाते हैं पहले। मैं पीएच इनिशियल भी निकाल देता हूं, किसी बच्चे को अगर पीएच इनिशियल देखना है तो वो देख सकता है। ये लो पीएच इनिशियल इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिखते हैं, हाफ ऑफ पीके नहीं पता, पीके की टर्म में आंसर देंगे, माइनस लॉग ऑफ 10⁻1। तो पीके +1 आएगा, ये पीके +2 आएगा, तो बढ़ जाएगा पीएच, ठीक। द पीएच ऑफ वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, किसका सॉल्ट है? वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है। यानी इसमें फॉर्मूला क्या आता था? वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है पीएच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, याद करो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में, बोलो पीकेडब्ल्यू प्लस पीकेए माइनस पीकेबी। कंसंट्रेशन टर्म नहीं आ रही है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज एब्सेंट, कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज एब्सेंट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म एब्सेंट है। तो टेम्परेचर पे केवल और केवल करेगा पीएच डिपेंड, पीएच टेम्परेचर पे करेगा, ना वॉल्यूम, ना कंसंट्रेशन, ना प्रेशर, हाँ या ना? क्लियर है? द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इन इक्वल वॉल्यूम, विच कॉम्बिनेशन डज नॉट प्रोड्यूस अ बफर सॉल्यूशन। जरा हम बफर सॉल्यूशन को देखते हैं। वैसे मुझे दिख गया है कि हमारे पास बेस और एसिड के, अगर बेस और एसिड के इक्विवेलेंस बराबर है तो ये बनेगा सॉल्ट, इट विल फॉर्म अ सॉल्ट। तो जब भी सॉल्ट बनेगा तो हमारे पास किसका सॉल्ट बनेगा? NH4Cl बनेगा। NH4Cl के अगर दोनों के बराबर वॉल्यूम मिला है तो 0.05 m इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी सॉल्ट की, क्योंकि आधी हो जाएगी, दोनों का वॉल्यूम बराबर बराबर मिला है, यानी सॉल्ट बनेगा। ये हमारे पास सॉल्ट जो है ये बफर नहीं है। जब भी एसिड और बेस के इक्विवेलेंट बराबर हो तो बफर नहीं है। बफर क्या होना चाहिए? वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बचना चाहिए। तो ये इनडायरेक्ट बफर बाकी सब दे रहे हैं पर ये नहीं दे रहा है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ CSCCOAg वुड बी हाईएस्ट। अच्छा एक बात बताओ, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू लीच एटलियर्स प्रिंसिपल रिएक्शन आगे जानी चाहिए, Ag+ तो स्पेक्टेटर आयन है, उसका कुछ नहीं होगा, तो CSCCO- जो है अगर मैं कहूं तो पानी से H+ लेता था, पर एसिड अगर हमारे पास है, एसिड मान लो HX है एसिड, तो क्या HX से H छीनेगा? बिल्कुल छीनेगा। ये H छीनेगा तो रिएक्शन कहां जाएगी? HX डालते ही रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी,
तो CH3COH बनेगा, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। यानी अगर एसिड देंगे, एसिड देते ही ये H+ छीन लेगा। इसकी सॉल्युबिलिटी कब ज्यादा होगी? जब एसिडिक बफर होगा, हाँ या ना? तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा कहां होगी? एसिडिक बफर सॉल्यूशन में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों कि मोशन के ऐप को, और जो आप प्ले स्टोर पे मोशन का ऐप देखते हैं उस पे भी आप प्लीज मोशन को लाइक करें। यूट्यूब पे भी प्लीज हमें लाइक करें और प्लीज कमेंट दें, ठीक है? मेरे बारे में ना सही, आप अपने बारे में लिखें कि यार आप कैसा पढ़ रहे हैं, और आपका नीट में सिलेक्शन होगा ही होगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब अस। थैंक यू वेरी मच।